Good morning, students. Thank you all of you for your best wishes. I am so happy. आप सभी को मेरा बर्थडे याद था. And you know you are my best student because you are my first batch या first group student. एक कहते खास लगाव सा है आप लोगों से मुझे, all of you. ठीक है. थैंक यू सो मच. आई एम सो हैप्पी. मुझे लगा कि किसी को याद नहीं होगा, लेकिन सबको याद था. थैंक यू सो. इससे पता चलता है प्यार करते हैं आप मेरे से, है ना. थैंक यू सो मच. अब हम करते हैं, हम क्या कर रहे थे, जनसंख्या. ठीक है, हमने पढ़ लिया था जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि. अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे पहले हमारे देश में आपको पता है धार्मिक जनगणना भी हुई थी 2011 में. धार्मिक जनगणना हुई. इसके अलावा हमारे देश में जब जनगणना हुई तो कुछ गांव या कुछ ऐसी जगह थी जहां पर रात में जनगणना की गई. क्यों? क्योंकि जो जनजातियां होती है उनका दिन में कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन रात में उनकी जनगणना की गई. ठीक है, थर्ड जेंडर वाली बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ. अब मैं आपको बताती हूँ धार्मिक जनगणना 2011 के बारे में. हो सकता है ये आपके पेपर में ना आए, लेकिन ये आपकी एक समझ पैदा करेगी, आपकी एक समझ बनाएगी, ताकि आप फ्यूचर में, इन फ्यूचर आप कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या कर देते हो कभी भी, तो आपके लिए मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको याद करना, या हो सकता है आपको ये याद भी रहे, तो कभी भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अगस्त 2015 में क्या हुआ, भारत के जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त थे, उन्होंने वर्ष 2011 में जो धार्मिक जनगणना है उसके आंकड़े जारी किए. ठीक है, इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 15 के बीच में देश की जो जनसंख्या औसतन जो 17 ये बताया था मैंने आपको, 17.7% से बढ़कर कितनी हो गई, 121.09 करोड़ हो गई थी. 17.7% बढ़कर कितनी हो गई थी, 121.09 करोड़. इसमें हिंदुओं की कुल संख्या कितनी थी, 96.63 करोड़ हिंदुओं की. ठीक है, और देश की कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत थी, 79.8% थी. ठीक है, ये थी हिंदू की जनसंख्या. ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या हुई, पहले की अपेक्षा इसमें 0.7% की क्या गिरावट दर्ज की गई. ठीक है, मुसलमानों की कुल जनसंख्या थी, मुसलमान कितने थे देश में, 17.22 करोड़. ठीक है, और जो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 14.2%. ठीक है, इनमें वृद्धि दर्ज की गई कितने की, 0.8% की. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था. बाकी जो बच गया वो जो अन्य जो जातियां हैं वो थी. अब ये जो धार्मिक जनगणना हुई थी, इससे रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, वो बताती हूँ मैं आपको. वर्ष 2001 और 11 के बीच में जो देश की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी कितनी घट गई थी, 0.7% घट गई थी, और जबकि मुसलमानों की कितनी बढ़ गई थी, 0.8% बढ़ गई थी. ठीक है, अब इन दोनों वर्षों के बीच, कौन से, 2001 से 11 के बीच में, ये जो दशक है, इसमें हिंदुओं की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो कितनी रही, इनकी दशकीय वृद्धि दर रही 16.8%. ठीक है, जबकि मुसलमानों की कितनी रही, 24.6%. हिंदुओं में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर 2001 और 11 में सबसे ज्यादा रही
दादरा और नगर हवेली में, और वो कितनी थी दादरा नगर हवेली में 56.6%। वहीं मुसलमानों की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर भी कहाँ थी, दादरा नगर हवेली में, और वो कितनी थी 98.1%। मतलब दोनों में ही किस में बढ़ी, दादरा नगर हवेली में। ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली में। और कितनी थी, हिंदुओं की तो इतने प्रतिशत और मुसलमानों की इतने प्रतिशत। हिंदुओं का लिंगानुपात कितना था 939 और मुसलमानों का कितना था 951। ठीक है, और ईसाइयों का 1023, सिखों का 903, बौद्ध का 965 और जैनियों का 954। मतलब हिंदुओं में तो 1000 पुरुषों पर इतने स्त्रियां थी, मुसलमानों में इतनी थी, और ईसाई में सबसे ज्यादा थी, कितनी थी, इसका पॉजिटिव रहा 1023 थी। और केरल में भी जो हमारा लिंगानुपात ज्यादा होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, सिखों का था 1000 पुरुषों पर इतनी स्त्रियां थी, बौद्ध धर्म की इतनी स्त्रियां थी, और जैन में इतनी थी। ठीक है, सभी में कम था, लेकिन हिंदुओं में क्या था, सबसे कम तो इसमें था। ये क्या है, कौन सा है, 903 सिखों का। ठीक है, हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी जो राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश था वो हिमाचल प्रदेश था। राज्य का कितना था 95.2%। और सबसे कम हिस्सेदारी वाला जो राज्य था वो था मिजोरम, वो कितना था 2.7%। मुसलमानों की सबसे अधिक हिस्सेदारी, ये तो किसका था, हिंदुओं की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा, और सबसे कम कौन था, मिजोरम। मुसलमानों की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाला लक्षद्वीप, कितनी थी उसमें 96.6%, और सबसे कम हिस्सेदारी वाला राज्य था मिजोरम ही था, कितना था उसका 1.4%। हिंदुओं में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य हिंदुओं में केरल, कितना था 1077, और इसके बाद पांडिचेरी, वो कितना था 1037, और जो कि सबसे कम लिंगानुपात था लक्षद्वीप का, कितना था 947। इसके अलावा मुसलमान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य था केरल, कितना था 1125, और सबसे कम लिंगानुपात वाला था सिक्किम, उसका कितना था 890। ठीक है, अब एक रजिस्टर बना, क्या नाम था उसका, राष्ट्रीय, मतलब इसमें सभी का लेखा जोखा था, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर बनाते हैं ऐसे ही ये भी है। ठीक है, भारत सरकार ने पहली बार जनगणना अभियान के दौरान देश के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया। यह जो रजिस्टर था यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियमावली, क्या था, नागरिकता, देखो नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियमावली 2003। ठीक है, इसके अंतर्गत चलाई गई थी। ये क्या होता है, नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण और राजनीति जो राष्ट्रीय पहचान है वो जारी करने वाला। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि देश के सभी नागरिकों के बारे में पर्सनली, मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी करना, और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के फोटोग्राफ और 10 उंगलियों की क्या लेना, छाप लेना। ठीक है, यह रजिस्टर एक व्यापक क्या करेगा, डाटाबेस तैयार करेगा जिसमें 15 प्रकार की प्रश्नावलियां होंगी। इनका अधिकांश जो सूचनाएं होगी वो क्या होगी, गुप्त होगी। केवल कुछ जानकारियां वो क्या होगी, इलेक्टोरल रोल या टेलीफोन डायरेक्टरी के रूप में अवलोकन की जाएगी या प्रकाशित किए जाए, अवलोकन हेतु क्या की जाएगी, प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, डाटाबेस तैयार करने के बाद
15 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर भारतीय नागरिक एक विशिष्ट पहचान संख्या मतलब यूआईडी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर, उसको ये जारी किया जाएगा। ठीक है, जब आपका आधार कार्ड नहीं बना था उससे पहले की बात हो रही है। उससे पहले क्या बनाया? यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, अब आती है आधार परियोजना। ठीक है, आधार परियोजना। इसमें क्या हुआ, केंद्र सरकार ने एक जो पहचान बनाई थी यूनिक आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी नंबर, इसका नाम, इस कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया? आधार रख दिया। इसी का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? आधार। ठीक है, इसमें लोगों में क्या होगा? चमकता पीला सूरज और बीच में क्या होंगे? उंगलियों के निशान होंगे। आप अपने आधार कार्ड में देखना, आपको दिखेगा। ठीक है, आधार संख्या जारी करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या करना पड़ेगा? बायोमेट्रिक पहचान लेनी होगी। इसके लिए लगभग 10 फिंगरप्रिंट, एक फोटो और आइरिस स्कैन लिया जाता है। आइरिस स्कैन मतलब आपकी आई कांटेक्ट। ये आपने देखा होगा, जब आपका आधार कार्ड बनता है तो ये सारी चीजें होती है। 29 सितंबर 2010 को 29 सितंबर 2010 को जो उत्तर महाराष्ट्र के नादुरबर क्या थे, उत्तरी महाराष्ट्र में एक जिला है नादुरबर। ठीक है, इसके एक गांव है, इसमें तेभाली, क्या है? तेभाली गांव। इस गांव में जो महत्वाकांक्षी यूआईडी प्रोजेक्ट, जो आधार परियोजना थी, वो प्रारंभ की गई और ये देश का पहला आधार गांव है। सबसे पहले इसमें शुरू किया गया था आधार बनाना। ठीक है, इस गांव की जो आदिवासी महिला है, क्या नाम है उसका? रंजना सोनावणे यूआईडी प्राप्त करने वाली पहली नागरिक थी। मतलब सबसे पहले इसका आधार बना था। ठीक है, यूआईडी प्रोजेक्ट के तहत 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान दी जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं, उनको आधार संख्या के आवंटन पर जब वो आधार कार्ड बनवाते हैं तो उनको 100 रुपए का भुगतान किए जाने का भी प्रावधान है। देते हैं या नहीं देते, वो एक अलग प्रोसेस है। यूआईडी नंबर जो है, ये आपका जो आधार कार्ड है, ये बहुउद्देश्य होगा। आपने देखा होगा ये सब जगह काम आता है। बैंक अकाउंट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं आप, जब पासपोर्ट बनवाते हैं, चुनाव पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इससे विदेशों में भी ये भारतीयों की पहचान बरकरार रहेगा। इससे पहले ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं थी जिससे ये पहचान की जा सके, मतलब कोई यूनिक नंबर नहीं था। ठीक है, आधार कार्ड ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए सोल्व कर दी है। यूआईडी जो प्रोजेक्ट है वो विश्व की सबसे बड़ी और अनूठी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना है। ठीक है, अब आता है भारत की जनसंख्या नीति। ये आपका टॉपिक है, भारत की जनसंख्या नीति। इंपॉर्टेंट वो सब भी था आपके लिए जो आपको बताया गया है, लेकिन ये आपके कहाँ है? आपके सिलेबस में है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की जो प्रथम जनसंख्या नीति है उसका निर्माण हुआ था 1948 में। ठीक है, प्रारंभ में क्या किया गया? परिवार नियोजन पर बल दिया गया। परिवार नियोजन पर बल दिया गया। उसके बाद जो परिवार कल्याण है इसके बारे में सोचा गया। क्या सोचा गया? परिवार कल्याण के बारे में। सबसे पहले तो इस पर बल दिया गया था। और सबसे पहली पर जो जनसंख्या नीति का निर्माण कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1948 में। 1974 में बुखारेस्ट, क्या है? बुखारेस्ट, ये कल भी बताया था मैंने आपको। बुखारेस्ट में जनसंख्या पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें विकासशील देशों में जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके लिए कदम उठाने पर बल दिया गया। ठीक है, इसमें भारत में भी 1976 में क्या हुई? जनसंख्या नीति आई।
जिसमें मात्रात्मक लक्ष्यों पर किस पर जोर दिया गया? मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया। ठीक है। इस जनसंख्या नीति को ठीक से लागू नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को बाध्य कर दिया गया था और बाध्यकारी बनाने के प्रयासों के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया हुई और लक्ष्य के विपरीत क्या हुआ? जन्म दर में तीव्र वृद्धि हुई। आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, एक टाइम ऐसा हुआ था भारत में पुरुषों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी करा दी गई थी। ठीक है। और वो क्या थी? सरकार, मतलब लोगों में सरकार के खिलाफ क्या हो गया था? रोष प्रकट हो गया था, क्योंकि वो जबरदस्ती थी एक तरह से। लोगों को समझाया नहीं गया, लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोप दी गई थी। और इसका क्या परिणाम हुआ? जन्म दर कम होने की बजाय लोगों में क्या हुआ था? आक्रोश भरा हुआ था और उन्होंने इसका विपरीत प्रभाव, मतलब जन्म दर में इसमें वृद्धि हुई। ठीक है। फिर क्या हुआ? जनसंख्या नियंत्रण हेतु मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक पक्ष पर बल दिया गया। पहले क्या था? मात्रात्मक पक्ष पर, लेकिन उसके बाद क्या दिया जाने लगा? गुणात्मक पक्ष पर बल दिया जाने लगा। स्थायी जो बांध्यकरण है उसके स्थान पर अब बच्चों के बीच में उचित अंतर रखने पर अधिक बल दिया गया। इस हेतु जो प्रजनन थी, शिशु की देखभाल की समुचित व्यवस्था थी, गर्भ निरोधक थी, स्वास्थ्य सुविधाएं थी, इनका एक अच्छा सा ढांचा तैयार करना मेन लक्ष्य हो गया था। ठीक है। पहले मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्या? MCHP, इसे लागू किया गया। मातृत्व मतलब मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया गया। और वर्तमान में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम मतलब RCHP चल रहा है। पहले क्या था ये, और अब क्या है? RCHP, मतलब RCHP प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है। अब जनसंख्या नीति 2000 में, जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जनसंख्या नीति 2000, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे में क्या हुआ? इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की योजना बनाई गई पहले, और इस नीति का पहले क्रियान्वयन करना जरूरी था। इसे खंडवार और वर्गवार ढंग से लागू करने हेतु विशेष रणनीति बनाना आवश्यक था, ताकि जनसंख्या की जो अवांछित वृद्धि है उस पर नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। क्या थी ये जनसंख्या नीति 2000? ठीक है। MS स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा, MS स्वामीनाथन, जो हमारे देश में क्या लेके आए थे? MS स्वामीनाथन क्या लेके आए थे? हरित क्रांति। ठीक है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया इसका, और इसमें जनसंख्या के जो लक्ष्य थे उनको 3 चरणों में बांटा गया। तो पहला चरण का नाम क्या था? तात्कालिक लक्ष्य। क्या था? तात्कालिक लक्ष्य। इसमें क्या था? इसमें प्रजनन और शिशु की देखभाल की समुचित व्यवस्था करना, गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा तैयार करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। दूसरा क्या था? मध्यकालीन लक्ष्य। ठीक है। इसमें क्या हुआ दोस्तों? 10 ईस्वी तक कुल प्रजनन दर, टोटल जो फर्टिलिटी रेट था, ठीक है, उसको 2.1 जो प्रतिस्थापन स्तर है उस पर लाना इसका प्रमुख लक्ष्य किया गया। इसके लिए 14 जो राष्ट्रीय जनांकी लक्ष्य है वो निर्धारित किए गए। इनमें छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए 16 प्रेरक और जो प्रोत्साहक उपाय थे वो शामिल किए गए। स्वास्थ्य बीमा, बालिका समृद्धि, मातृत्व सुविधा, महिला सशक्तिकरण व शिक्षा, 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म दर पर
पर 30 तक सीमित करना, लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाना, जन्म मरण विवाह व गर्भ का 100% पंजीकरण कराना, जच्चा मृत्यु दर अनुपात को घटाना, ठीक है। और मतलब पहले क्या था, प्रति लाख में 100 से कम करना, एड्स और यौन रोगों पर नियंत्रण करना, ये इसके प्रमुख लक्ष्य थे। तीसरा लक्ष्य क्या था, दीर्घकालीन उद्देश्य। तीसरा क्या था, दीर्घकालीन उद्देश्य। इसमें कौन कौन से शामिल थे, या लक्ष्य भी बोल सकते हैं। इसमें थे इसके 2045 तक सामाजिक व आर्थिक विकास, इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इस हेतु 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। ये थी जनसंख्या की भारत की जनसंख्या नीति, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। अब आपको कोई भी जनसंख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।